सन 1850 को दिखाते हुए इस मूवी को शुरू किया जाता है। वहीं पर हमें एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि उस टाइम में वो काफी फेमस था। पता चला कि राइटर इस जगह का नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हुआ था। आगे जाने के बाद राइटर किसी घर के डोर पर नॉक करता है, लेकिन उस घर में जो लेडी रहती थी वो उस राइटर को वापस चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो उसका कोई कस्टमर होगा। लेकिन राइटर उस लेडी को अपने बारे में बताता है कि मैं एक राइटर हूँ, ना कि तुम्हारा कस्टमर। लेडी यहाँ पर यह पता चलते ही समझ जाती है और उसे जल्दी से अंदर बुला लेती है। दरअसल राइटर लेडी के घर में उसके हस्बैंड से मिलने के लिए आया था। लेडी के हस्बैंड का नाम थॉमस था, जो कि एक बूढ़ा इंसान था। यहाँ पर वो राइटर उस बूढ़े आदमी यानी थॉमस से कोई किसी तरह का स्टोरी सुनने के लिए आया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो राइटर थॉमस से मिलता है, थॉमस उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। कहने लगा कि क्या तुम पागल हो, इतनी दूर से तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। लेकिन वो राइटर थॉमस के गुस्से को इग्नोर करके उससे कहने लग जाता है कि मैं आपके पास एक कहानी सुनने आया हूँ। यहाँ पर राइटर थॉमस से पैसों की ऑफर भी करने लगता है कि अगर आप मुझे वो कहानी सुनाते हैं तो मैं आपको सारे के सारे पैसे दे दूंगा। यह कहकर राइटर थॉमस के आगे सारे पैसे भी रख देता है, लेकिन थॉमस इन पैसों को लेने से साफ इनकार कर देता है और वो उस राइटर को कहने लगा कि तुम जाओ और गवर्नमेंट हिस्ट्री को चेक करो, वहाँ पर तुम्हें वो कहानी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिद करते हुए राइटर कहने लगा कि वो रियल स्टोरी आपके मुंह से सुननी है, न कि किसी गवर्नमेंट हिस्ट्री से। यह बात सुनकर थॉमस को राइटर पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहने लग गया। साथ में थॉमस यह भी कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह बात सुनकर वो राइटर काफी अपसेट हो गया और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन थॉमस की वाइफ वहीं पर थी। वो राइटर को वहाँ से जाने नहीं देती, उसका रास्ता रोकने लग जाती है। थॉमस की वाइफ अपने हस्बैंड के बिहेवियर पर राइटर से माफी भी मांगती है। थॉमस की वाइफ राइटर से कहने लगी कि तुम उसकी किसी भी बात को दिल पर मत लेना, क्योंकि उस स्टोरी के बारे में थॉमस आज तक किसी को भी नहीं बताया, इवन मुझे भी नहीं। अब थॉमस की वाइफ खुद अपने हस्बैंड के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो अपनी स्टोरी सुनाए और उस इंसिडेंट्स के बारे में जो उनके साथ घटना घटा हुआ था वो सब बता डाले। अपनी वाइफ की इमोशन को देखते हुए फाइनली थॉमस स्टोरी सुनाने के लिए एग्री हो जाता है। सबसे मेन बात तो यह था कि वे बहुत ही गरीब भी थे और उन्हें पैसों की जरूरत भी थी। इस वजह से थॉमस को मानना भी पड़ जाता है, जिसके बाद थॉमस उस राइटर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही स्टोरी सुनाऊंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकोगे, क्योंकि ये कोई आम बच्चों की स्टोरी नहीं बल्कि ये काफी दुखद भरी कहानी थी। थॉमस बताता है कि यह मेरे लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट थे जिसने मुझे बदल कर रख दिया। और अब थॉमस अपनी कहानी को सुनाना शुरू कर देता है। अपने उम्र से 30 साल पहले यानी साल 1820 को दिखाया जाता है। यह उस वक्त की बात है जब समुन्दर में व्हेल का शिकार किया जाता था। उस टाइम के समय में व्हेल का ऑयल काफी महंगा में बिकता था, इसीलिए उसका शिकार करके उसके अंदर से तेल निकाला जाता था। इस टाइम में बहुत सारे लोग व्हेल के ऑयल का बिजनेस किया करते थे। उस टाइम उनमें कोई नॉर्मल वाली बात नहीं थी, बल्कि लोगों में तो व्हेल का शिकार करना और उसके अंदर से उसका ऑयल निकालने का बहुत ही ज्यादा क्रेज था। इवन लोग इस बात पर बेट भी लगाया करते थे कि जितने भी शिप समुद्र में जा रहे हैं उसमें से ज्यादा ऑयल कौन सी शिप लेकर आने वाली है। वहीं पर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑनविन था। ऑनविन जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। ऑनविन की एक वाइफ भी थी जो अपने लाइफ में काफी खुश दिखाई दे रहा था। अब जबकि ऑनविन जिस कंपनी के लिए काम करता था उनका काम यह था कि वो भी व्हेल का शिकार किया करते थे। जाहिर सी बात है ये कंपनी भी ऑयल हासिल करने के लिए ही ऐसा किया करती थी। कुछ वक्त के बाद ऑनविन उस कंपनी के हेड से मिला। वे ऑनविन को बताने लगते हैं कि इस बार हम समुंदर में व्हेल का शिकार करने के लिए अपना सबसे एक्सपेंसिव शिप भेजने वाले हैं। वे लोग ऑनविन को कहते हैं कि इस बार उस शिप का ऑफिसर हम तुम्हें बनाकर भेजेंगे। यह सुनते ही ऑनविन काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ऑनविन से प्रॉमिस किया हुआ था कि अगली दफा तुम ही कैप्टन बनने वाले हो। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा न करते हुए वो कैप्टन किसी और को बना रहे थे। वे जिसे कैप्टन बनाना चाहते थे उसका नाम जॉर्ज था। यहाँ पर हमें पता चला कि जॉर्ज इस कंपनी के ओनर का बेटा था। इस बार भी कंपनी के हेड्स ऑनविन से प्रॉमिस करते हुए यह वादा करते हैं कि अगली बार हम कोई गलत नहीं करेंगे और तुम्हें ही कैप्टन बनाएंगे। अब क्योंकि ऑनविन एक काबिल इंसान था, इसीलिए उसके सैलरी को बढ़ा दी जाती है। ढेर सारी रकम को देखते हुए ऑनविन उनकी बातों को स्वीकार कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि ऑनविन शिकार पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था।
यहाँ पर देखते हैं कि ओविन की वाइफ उसके जाने पर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। वो ओविन से कहने लग जाती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जल्द से जल्द बिल्कुल सही सलामत तरीके से मेरे पास आओगे। ओविन की वाइफ उसे एक लॉकेट भी पहना देती है ताकि ओविन को उसका ये प्रॉमिस याद रहे। इसके बाद हमें वही लड़का जॉर्ज को दिखाया जाता है जो शिप का कैप्टन था। वहाँ पर जॉर्ज का फादर को भी दिखाया गया, जहाँ पर जॉर्ज का फादर अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा जाओ और कामयाबी को हासिल करके ही वापस आना। फिर सभी लोग जिन्होंने शिकार पर जाना था वो सारे के सारे एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों को भेजने के लिए वहाँ पर सिटी के काफी लोग भी आए होते हैं। वहीं पर हमें एक यंग लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस था। जी हाँ, बिल्कुल हम सही सुन रहे हैं, ये वही यंग थॉमस है जो बूढ़ा लाचार होकर अभी हमें कहानी सुना रहा है। यहाँ पर थॉमस शिकार के लिए समुंदर में पहली बार जा रहा था। उसी शिप में ओविन के बचपन का फ्रेंड भी था और उसके और भी बाकी के फ्रेंड्स के साथ साथ उनके साथी थे। इसके बाद ओविन और कैप्टन जॉर्ज एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं से उन दोनों में अड़चन शुरू हो जाती है, या कहें कि उनमें नोक झोंक चलने लग जाती है, क्योंकि ओविन पर कैप्टन होने का रोब जॉर्ज जमाए जा रहा था। लेकिन ओविन तो सुनने के अलावा कुछ भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉर्ज कैप्टन था और उसे उसके अंडर ही काम करना होगा। फिर ये लोग अपने सफर पर चल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर गए ही थे कि पता चला कि शिप में कुछ खराबी आ गई है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे शिप एक ही जगह पर फंसकर रुक गया हो। लेकिन यहाँ पर ओविन अपने स्किल्स इस्तेमाल करके उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है। अब जाहिर सी बात है ओविन ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन कैप्टन जॉर्ज जो था वो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि ये कि उसमें कोई भी ऐसा स्किल्स वगैरह नहीं थी। इसीलिए जब वो ओविन की स्किल्स और उसके एबिलिटी को देखता है तो वो उससे जेलस हो जाता है और इसी बात का बदला रात के टाइम डिनर करते हुए लेता है। यहाँ पर जॉर्ज ओविन की काफी इंसल्ट करता है कि तुम गरीब हो और तुम सिर्फ एक फॉर्मर के बेटे हो। अब क्योंकि ओविन से इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होता और वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह हमें जल्दी से उठना है। उस शिप पर हम यह बात नोटिस कर पाते हैं कि उस शिप पर गरीब लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें हमेशा छोटा ही समझा जाता था। अगले दिन जॉर्ज फिर से ओविन को ऑर्डर लगाने लग जाता है और ना चाहते हुए भी ओविन को जॉर्ज का ऑर्डर मानना ही पड़ता था। लेकिन तभी ओविन का ध्यान एक समुद्री तूफान पर जाती है। यही बात वो जॉर्ज से शेयर करता है कि आगे समुद्री तूफान है, हमारे लिए खतरा है, इसीलिए हमें शिप को वापस मोड़ लेना चाहिए। लेकिन जॉर्ज ओविन की बात कहाँ मानने वाला था और शिप को तूफान में ले जाने का ऑर्डर दे देता है। और जब वो लोग तूफान में एंटर करते हैं तो वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तूफान में ओविन चिल्लाए जा रहा होता है कि शिप को वापस मोड़ लिया जाए जल्दी से, लेकिन जॉर्ज अभी तक अपने जिद पर ही अड़ा हुआ था और वो शिप को और भी तूफान के अंदर लेकर जाने लग जाता है। ऐसा करने से उनके लिए काफी खतरा था, उनकी जान के खतरे के साथ शिप के डूबने का खतरा था। लेकिन किसी तरह करके वो तूफान से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओविन को कहता है तुम सबके सामने मुझसे सॉरी कहोगे और हम शिप को वापस अपने आइलैंड पर लेकर जाएंगे। इसका मतलब है कि हम व्हेल के शिकार के बगैर ही यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ओविन जॉर्ज को काफी समझाने की कोशिश करता है कि देखो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, हम शिप को खाली हाथ ही नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों की सवाल है। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम तेल लेकर ही वापस लौटेंगे। किसी तरह से बातों में लाकर ओविन जॉर्ज को राजी कर लेता है। इसीलिए वो लोग वापस जाने की बजाय अपने सफर के लिए आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद हमें इस सीन को सीधा शिफ्ट करके 3 महीने बाद का सीन को दिखाया जाता है और वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी व्हेल मिल जाती हैं। वो लोग व्हेल का शिकार करने के लिए अपने अपने बोट्स पर चले जाते हैं कि तभी ओविन एक व्हेल पर अटैक कर देता है और वो व्हेल पहले तो बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर वो मारी जाती है। बाद में वे सभी लोग उस व्हेल को शिप पर ले आते हैं और सभी लोग मिलकर उसका तेल निकालने लगते हैं। यहाँ पर पता चला कि उस व्हेल के अंदर किसी को भेजकर उसका तेल निकालना होता था और क्योंकि थॉमस साइज में काफी छोटा था, इसीलिए ओविन थॉमस को व्हेल के अंदर भेजता है। फिर इन्हें पहली शिकार किए हुए उन्हें काफी दिन गुजर जाती है, लेकिन अब उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था और मुसीबत की बात तो बढ़ती चली जा रही थी कि उनके खाने का सामान भी खत्म होता जा रहा था। अब क्योंकि वो लोग ज्यादा आगे तक नहीं गए हुए थे, इसीलिए वो बीच में एक आइलैंड पर रुक जाते हैं। वहीं पर वो लोग एक दूसरे कैप्टन से मिलते हैं और वो भी व्हेल के शिकार के लिए ही वहां पर आए हुए थे। वो सब उस आदमी से मिलते हैं और वो उन लोगों को अपने शिकार की आखिरी कहानी के बारे में बताने लग जाता है।
वो बताता है कि हम समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच आकर फंस गए थे, जहाँ पर उनका सामना समुंदर के सबसे बड़ी व्हेल से हुआ था और वो व्हेल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो कि उनके सोच से भी बड़ा था, जिसे ग्रेट व्हेल भी कहा गया है। लेकिन ग्रेट व्हेल ने उनके शिप पर अटैक कर दिया, जिससे उनका शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे कैप्टन का एक हाथ और एक बाजू टूट गया और उसके बहुत सारे साथी भी मारे गए। लेकिन उसकी कहानी पर वो सभी उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे। वो सोचने लग जाते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, इसीलिए वो कैप्टन वहां से चला जाता है। लेकिन अब उन लोगों के दिल में लालच आ चुकी थी कि हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर वो ग्रेट व्हेल है, इसीलिए वो लालच करते हुए उस लोकेशन पर जाने लग जाते हैं। फिर अब यहाँ से भी इस सीन को 14 महीने आगे की तरफ लेकर जाती है और इतना ज्यादा सफर करने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका उस कैप्टन ने व्हेल का लोकेशन के बारे में बताया था। वो सब लोग अपने अपने हथियार लेकर बोट्स लेकर उस जगह पर जाने लग गए। अभी वो सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ओवेन की बोट पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बोट से गिर जाते हैं और यहाँ पर वो लोग पहली दफा अपने आंखों के सामने इतना बड़ा व्हेल को यानी उस ग्रेट व्हेल को देखते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही व्हेल था जैसा कि उस कैप्टन ने स्टोरी सुनाई हुई थी, लेकिन वो ग्रेट व्हेल वहां से जाने लग गई और ओवेन के जो बाकी के साथी थे वो अभी तक बोट में ही बैठे हुए थे, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर वो एक व्हेल पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो व्हेल को तो मारने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए वो ग्रेट व्हेल देख लेती है, इसीलिए वो सीधा आकर अचानक से उनके शिप पर ही अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शिप डूबने लग जाती है। जॉर्ज भी बोट में बैठा हुआ यह सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो व्हेल को छोड़कर वापस अपने शिप की तरफ आने लगता है। अब क्योंकि उनका शिप डूबने लगा था तो इसीलिए जॉर्ज सभी को ऑर्डर देता है कि वो शिप को जल्दी से छोड़ दे। सभी लोग अब बोट्स में आ गए। अब जितना भी खाना पीना इनके हाथ लग गया था वो उसे ले लेते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं कि वो वहां से निकलने के लिए समुद्री मैप को देख रहे थे, लेकिन उन लोगों का अब वहां से निकल पाना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब वो लोग फिर से एक दूसरी समुद्री तूफान में फंस चुके थे। इसी तूफान में ओवेन के बचपन का फ्रेंड भी काफी इंजर्ड हो जाता है। तूफान के बाद से धीरे धीरे दिन गुजरता चला गया। ओवेन अपने जख्मी फ्रेंड का मदद किया करता था, जबकि ओवेन के बाकी के साथियों को वो सिर्फ बोझ ही लग रहा था। और इसके बाद हमें 1 महीने की बाद की स्टोरी को दिखाई जाती है, जहाँ पर इन लोगों के पास से अब खाना भी खत्म हो गया था। उनकी हालात इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो मरने के कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनकी एक साथी को जमीन नजर आ जाती है, इसीलिए उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती है और वो उन जमीन की तरफ जाने लग जाते हैं। अभी वो बस किनारे तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि ओवेन को वहां पर कुछ फील होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट व्हेल थी, जो कि उन सारे बोट्स से टकरा जाती है और उनकी बोट्स टूट जाती हैं। बहुत कोशिश के बाद वो लोग समुद्र के लहरों के साथ आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब उन सभी की हालात किसी जानवर से कम बिल्कुल भी नहीं था, यानी आइलैंड पर आकर उनके आगे जो कुछ भी मिलता हुआ जा रहा था वो उसे ही खाए जा रहे थे ताकि किसी तरह से जिंदा रह सके। फिर जॉर्ज अपने साथियों को आग जलाने के लिए कहता है, जिससे होगा यह कि अगर कोई समुद्र में कोई शिप होगा तो उन लोगों तक हमारी लोकेशन पहुंच जाएगी और वो हमें यहाँ से लेकर चले जाएंगे जहाँ पर वो लोग अब बुरी तरह से फंसे हुए थे। वो एक बंजर आइलैंड था, वहाँ पर किसी तरह की आबादी तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर एक दिन खाने की तलाश में उन्हें आइलैंड पर एक केव मिल जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे इंसानों की स्केलेटन्स पड़े हुए थे। इसका मतलब साफ था कि वहाँ पर पहले भी लोग आकर फंस चुके थे और खाना ना मिलने की वजह से और ना ही किसी के आने की वजह से वो सभी के सभी घुट घुट कर मर गए। इसीलिए इनकी कंकालों को देख देख कर सोचे जा रहे थे कि वो भी एक दिन उन्हीं लोगों की तरह ही घुट घुट कर मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो लोग इस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं और अपने टूटे हुए बोट्स को रिपेयर करने लग जाते हैं। उनमें से कुछ लोग आइलैंड पर रहने का ही डिसाइड कर लेते हैं और उन लोगों में ओवेन के बचपन का फ्रेंड भी शामिल था। लेकिन जाते जाते ओवेन अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प जरूर लेकर आऊंगा। फिर हमें इसके बाद 48 दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है और उन लोगों का अब काफी बुरा हाल हो चुका था। खाए पिए बगैर वो लोग बहुत मुश्किल से ही जिंदा रह रहे थे और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका एक साथी को कुछ न मिलने यानी भूख की वजह से मर जाता है। तब ओवेन का एक फ्रेंड उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंकने वाला था, लेकिन बहुत ही दुखद के साथ वो लोग काफी अजीब चीज डिसाइड करते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि हम इसे फेंकेंगे नहीं बल्कि हम इसे खाएंगे। अब क्योंकि ऐसा
करना तो उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और भी ऑप्शन भी तो नहीं था। सभी लोगों के रूह कांप उठे थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था, क्योंकि वो सभी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे पड़े थे कि वे बिल्कुल बेबस लाचार हो चुके थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो सभी अपने उस फ्रेंड को खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से सीधा कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हमें बूढ़ा थॉमस दिखाया जाता है। यहाँ पर यही सब सोच सोच कर थॉमस काफी दुखी हो चुका था कि हमें अपने ही साथी के डेड बॉडी को खाना पड़ा था। लेकिन तभी ऑनविन की वाइफ भी वहाँ पर रोते हुए आ जाती है। वो अपने हस्बैंड की दुख भरी कहानी को सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो चुकी थी। फिर वो थॉमस को कहती है कि वो अब हमें यहाँ से आगे की स्टोरी सुनाए। फिर उसी इंसिडेंट के बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग अभी तक भी समुद्र में फंसे पड़े थे और वहीं बीच समुद्र में भटक रहे थे। अब क्योंकि दोबारा से भूख की वजह से उनका काफी बुरा हाल हो चुका था, इसीलिए वो मजबूर होकर अपने आप को सरवाइव करने के लिए आपस में ही एक गेम खेलते हैं, जिस गेम में अगर कोई हार जाता था तो उसे मार दिया जाता था और बाद में वो सारे साथी मिलकर उसे खा लेते थे। यहाँ पर ये नजारा इतना दर्दनाक हो चुका था कि किसी का भी रूह कांप उठता। ऐसा ही गेम चलता रहा, लेकिन इसी गेम में एक दिन कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। जॉर्ज अपने कजन को गन देते हुए कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो और मुझे मार डालो, लेकिन जॉर्ज का वो कजन उसे शूट करने की बजाय अपने आप को ही मार लेता है और बाकी लोग मिलकर उसे खा लेते हैं। फिर एक दिन एक बार फिर से वही ग्रेट व्हेल दिख जाती है। उसे देखकर ओवेन उस व्हेल पर अटैक करने ही वाला था कि तभी ओवेन उस व्हेल का आंख देख लेता है। इसीलिए ओवेन उस व्हेल पर अटैक नहीं करता और वो भी वहां से चली जाती है। फिर काफी दिन के बाद एक दूसरी शिप दिखाया गया और उस शिप पर सवार हुए लोग उस बोट को देख लेते हैं। इसीलिए वो लोग उनकी हेल्प करते हैं और शिप का कैप्टन यह देखता है कि बोट में इंसान के कंकाल पड़ी हुई हैं, तो वो काफी दंग रह जाता है। और वो बोट जिसमें ओवेन के साथ थॉमस था, वो तो दूसरी बोट से अलग हो चुके थे। ओवेन और थॉमस का काफी बुरा हाल हो चुका था। वो घुट घुट कर भूख की वजह से मर रहे थे। लेकिन तभी थॉमस की नजर एक शिप पर पड़ती है और वो उस शिप को बुला लेते हैं और फिर इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर अब फाइनली उन लोगों को बचा लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उन्हें उनके घर पर लाया जाता है, जहाँ पर सिटी के लोग उन लोगों को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया हुआ था कि ये तो कब से ही मरकर खत्म हो गए होंगे। वहीं पर ओवेन की वाइफ भी ऑनविन की वेट कर रही थी। दोनों पास आकर गले लग जाते हैं। फिर उसी दिन ऑनविन और थॉमस मिलते हैं, जहाँ पर ऑनविन थॉमस को निशानी के तौर पर अपने व्हेल पिन को दे देता है। इसके बाद कंपनी के लोग ऑनविन और जॉर्ज को बुलाते हैं उनसे स्टोरी सुनने के लिए, जो उनके साथ समुंदर में हुआ था। अब क्योंकि उनकी बातों पर बिलीव करना तो इम्पॉसिबल के बराबर था, इसीलिए ऑनविन वहाँ से जाने लगता है। ऑनविन जाते जाते जॉर्ज को कहता है कि तुम अपने कैप्टन होने का फर्ज अदा कर दो, इन्हें सब कुछ सच बता दो। पहले तो जॉर्ज झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर वो सारी बातों को सच सच बता देता है। लेकिन कंपनी के लोगों को अभी भी यह सब कुछ झूठी और मनगढ़ंत कहानी ही लग रहा था। इसके बाद हमें फिर से ओवेन को दिखाया जाता है। अब क्योंकि ओवेन को एक नई जिंदगी मिली थी, इसीलिए वो अपने नए लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट लेता है और वादे के मुताबिक उसने उस बंजर आइलैंड पर, जहाँ से वो अपने दोस्त को छोड़कर आया था, वहाँ पर बोट भी भेज देता है। लेकिन काफी देर हो जाने की वजह से उसका फ्रेंड राह देखते देखते मर चुका था और यहीं पर थॉमस की कहानी कंप्लीट हो जाती है। कहानी सुनने के बाद थॉमस उस राइटर से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लेकर आओगे? जवाब में राइटर कहने लग गया कि जी हाँ, लेकिन मैं इस स्टोरी में एक ऐसा मोड लाऊंगा जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होगी। इसके बाद हमें काफी महीनों के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस राइटर ने बुक को लिख दी थी और वो काफी फेमस भी हो चुका था। और इसी के साथ ही यह सर्वाइवल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।